हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो इकाई थर्ड है, जो कि साहित्य शास्त्र से संबंधित यूनिट है, इसमें प्रीवियस के जो भी हमने क्लासेज करवाए हैं तो कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ करवा दिया है। जैसे प्लेटो का है, अरस्तू का है, वर्ड्सवर्थ का है, कॉलरिज का है, इलियड का है। आज हम बात करेंगे आई.ए. रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत। और मैंने इससे रिलेटेड कुछ आपको ये भी प्रोवाइड कराए हैं वीडियो के फॉर्म में कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, फिर जाके जो है आप इसी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको वो भी मिलेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है। बाकी फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा। तो हम बात करते हैं कि जो आई.ए. रिचर्ड हैं उनका मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत क्या है। देखिए, आई.ए. रिचर्ड जो है ये भी जैसे पाश्चात्य में जो समीक्षा करने वाले समीक्षक रहे हैं उनमें से हम रिचर्ड को भी जानते हैं। रिचर्ड का नाम अगर देखा जाए तो उनका एक मनोवैज्ञानिक जो उनका अध्ययन पठन पाठन का केंद्र रहा है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे तो मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। तो जैसा क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई की होते हैं, हमारी पृष्ठभूमि रहती है, उसका बहुत कुछ असर जो है हमारे लेखन पे भी पड़ता है। तो ये चीज़ें दिखती हैं। तो ये जो थे अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के शोधार्थी थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे हैं और वहीं से इन्होंने डी.लिट की उपाधि भी प्राप्त की थी। तो वो चीज़ उन पे दिखता है, वो कुछ मनोवैज्ञानिक आधार को बना के उन्हीं विषय वस्तु को केंद्र में रख के मूल्य सिद्धांत क्या है, संप्रेषणीयता का सिद्धांत क्या है, काव्य भाषा सिद्धांत क्या है, इन सिद्धांतों को देते हैं। तो हम बात करें कि इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड इनका फुल फॉर्म है, मतलब उनका पूरा नेम जो है इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड है, आई.ए. रिचर्ड का पूरा नाम। और इनका समय 1893 से 1979 तक का रहा है और ये 26 जनवरी 1893 में इनका जो जन्म हुआ, इंग्लैंड के चेशायर में इनका जन्म हुआ था। और इनके लगभग 1 दर्जन ग्रंथ मिलते हैं और रचना काल लगभग वही है कि 1924 से 36 का ये जो दौर है इनके रचना काल का दौर रहा है। अब इनके ग्रंथों में अगर देखें, क्योंकि ये प्रोफेसर भी रहे, डी.लिट भी प्राप्त किए, दर्जनों रचनाएं भी लिखी है, लेकिन जो जैसे किसी की प्रसिद्धि का जो आधार बनता है कोई चीज़ें, तो इनकी प्रसिद्धि का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो इनकी प्रसिद्धि का आधार बना, तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्योंकि हमने कहा ना कि इनको हम समीक्षा जगत में जानते हैं, तो पाश्चात्य समीक्षक के रूप में यानी समीक्षा जगत में अगर देखें तो ऐसा प्रिंसिपल कौन सा सिद्धांत है आप लिटरेचर का, क्रिटिसिज्म का, कि अगर हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, तो उसके पीछे बेसिक फंडामेंटल चीज़ें क्या होनी चाहिए, इसका सिद्धांत क्या होना चाहिए। इसलिए आप इनकी पुस्तक का नाम ही पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म करके है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह है कि शुक्ल जी के बारे में जब भी हम जानते हैं निबंध के क्षेत्र में, और शुक्ल जी हिंदी साहित्य जगत में एक अलग ही स्थान रखते हैं, तो वो इनके सिद्धांतों के समर्थक रहे हैं। यानी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के माध्यम से जो आई.ए. रिचर्ड के द्वारा कहा गया उसके समर्थन में ये रहे हैं। और शुक्ल जी हों या रिचर्ड हों, दोनों ही बेसिकली समीक्षावादी रहे हैं। आप देखते हैं रामचंद्र शुक्ल समीक्षा जगत में, आलोचना के क्षेत्र में एक अलग ही स्थान प्राप्त करते हैं भारतीय साहित्य शास्त्र में। तो भारतीय साहित्य शास्त्र में ये हो गया, वो पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में, तो दोनों लोगों का एक अलग ही स्थान है। इनके अलावा हम ये कहें कि ये जो रिचर्ड है ये मनोविज्ञान के, क्योंकि हमने बताया ना कि उनका क्षेत्र वही है, तो मनोवैज्ञानिक आधार को साहित्य के क्षेत्र में भी लेके आते हैं। और काव्य सिद्धांत को भी अगर इन्होंने कुछ आधार उसका बनाया तो मनोवैज्ञानिक आधार ही बनाया उसका। इनके अलावा अगर देखें कि कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना, तो कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना रिचर्ड की आलोचना का केंद्र बिंदु है। कला को जीवन के लिए, कला क्या है, जीवन के लिए उपयोगी है, तो उसको सिद्ध करना रिचर्ड की आलोचना का केंद्र बिंदु है। इनके अलावा हम देखें कि वेंथम और मील के उपयोगितावादी जो सिद्धांत, उससे भी ये बहुत ही प्रभावित रहे हैं। अब बात करें कि आई.ए. रिचर्ड की कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। तो इनके पहले तो इनका जो सिद्धांत है, तो रिचर्ड मनोवैज्ञानिक क्षेत्र पे और मनोवैज्ञानिक आधार पे ही सिद्धांतों के दिए थे। तो उनके विषय वस्तु के आधार पे देखिए 2 सिद्धांत, एक उनका मूल्य सिद्धांत है, एक संप्रेषण सिद्धांत है। मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत मानते हैं और उसी को अथवा उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई कि कला का मूल्यवादी, यानी कला का मूल्य क्या है,
तो कला का मूल्य क्या है या कला की उपयोगिता क्या है? तो मूल्य सिद्धांत को हम कला का मूल्यवादी सिद्धांत भी कहते हैं, कला का उपयोगितावादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। जबकि जो इनका संप्रेषण का सिद्धांत है उसको संप्रेषणीयता के सिद्धांत के रूप में हम व्यक्त करते हैं। आइए देखते हैं कि रिचर्ड की कौन सी रचनाएं प्रमुख रही हैं। सबसे प्रमुख तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इनकी प्रसिद्धि का आधार था। इनके अलावा भी कुछ पुस्तकों के नाम है जो रचनाएं इनके द्वारा है, जैसे मीनिंग ऑफ मीनिंग। तो मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 ईस्वी में, अर्थ का अर्थ, ये रचना भी सीके ऑगडेन के साथ इन्होंने मिलकर लिखी थी। मीनिंग ऑफ मीनिंग करके इस रचना का नाम है। इनके अलावा अगर देखें तो द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स करके 1922 ईस्वी में ये रचना सीके ऑगडेन और जेम्स वुड्स के साथ मिलकर था। तो द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 में। इनके अलावा प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो 1924 ईस्वी साहित्य आलोचना, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। साइंस एंड पोएट्री 1925 ईस्वी में, विज्ञान और कविता करके है, तो साइंस एंड पोएट्री, विज्ञान और कविता 1925। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी, व्यवहारिक आलोचना, है ना। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन 1935 ईस्वी, तो कॉलरिज की जो कल्पना शक्ति है, तो कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन करके है वो। द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936 ईस्वी, है ना, शब्दता का दर्शन। आइए रिचर्ड के निम्नलिखित दो सिद्धांत जो कि हमने संप्रेषण सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत पे बात करनी है। तो हम बात करते हैं कि इनके मूल्य सिद्धांत पे। सबसे पहले तो रिचर्ड से पहले प्रोफेसर ब्रेडले जो थे उन्होंने काव्य की सौंदर्य की अनुभूति का समर्थन किया था और ये माना था कि जो काव्य है, काव्य की सौंदर्य की अनुभूति जो है उससे जीवन को अलग माना। लेकिन रिचर्ड कहते नहीं, ये बात तो गलत है। जो कला है और काव्य है वो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। तो कला और काव्य का जीवन मूल्यों से घनिष्ठ संबंध किसने स्वीकार किया है? तो वो स्वीकार किया रिचर्ड ने। उन्होंने मूल्य सिद्धांत की स्थापना में इस चीज को क्लियर किया है कि मूल मुद्दा ये जो काव्य है, काव्य जीवन से जुड़ा है और काव्य कला से भी जुड़ा है। तो सामान्य जीवन में काव्य की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए जो उनका मूल्य सिद्धांत है, जिसको हम एक तरीके से मूल्य सिद्धांत को, कला के मूल्यवादी सिद्धांत को उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो रिचर्ड ने ब्रेडले के कला कला के लिए है, कला कला के लिए सिद्धांत का खंडन करते हुए कला व नीति का परस्पर अगर देखा जाए तो वो संबंध स्वीकार किया है। अब इनके द्वारा ये बताया गया कि देखिए, काव्य रचना एक मानवीय प्रक्रिया है, अतः इसके मूल्य का वही मान होना चाहिए जो अन्य मानवीय क्रियाओं का होना चाहिए। यानी कि मानव की जितनी भी क्रियाएं हैं, तो जो मानव की क्रियाएं, समझिए काव्य को रचना भी एक मानव की ही प्रक्रिया है, अतः उसके मूल्य का वही मतलब निकलना चाहिए। इनका यही चीज है कि मूल्यांकन संबंधी हमारी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्देश्य से रहता है। ये मानसिक उद्वेग दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्रवृत्ति मूलक, एक निवृत्ति मूलक। तो काव्य रचना क्या है? मानवीय प्रक्रिया है, अतः उसको वही सम्मान मान मिलना चाहिए जैसे मानव की और क्रियाओं को मिलता है। इनके अलावा इन्होंने अपनी धारणाओं में कहा कि जो मूल्यांकन संबंधी यानी हमारे सभी इच्छा का आधार क्या है? मानसिक उद्वेग। मानसिक उद्वेग बोले तो प्रवृत्ति मूलक भी है, निवृत्ति मूलक भी है। प्रवृत्ति मूलक उद्वेग में जैसे हो गया कि भूख, तृष्णा, वासना, और जबकि निवृत्ति मूलक उद्वेग में क्या होगा? निवृत्ति में देखेंगे तो घृणा हो गया, निर्वेद हो गया, है ना, घृणा हो गया, निर्वेद हो गया, वितृष्णा हो गया, ये सभी। और जो हमने प्रवृत्ति मूलक बताया तो भूख है, तृष्णा है, वासना है, जो हमारे प्रवृत्ति मूलक उद्योगों को संतुष्ट करे। यानी प्रवृत्ति मूलक उद्देश्य में उद्योगों में क्या है? भूख है, तृष्णा है, वासना है। तो जो हमारे प्रवृत्ति मूलक उद्योगों को संतुष्ट करता है वह हमारे लिए मूल्यवान है। व्यक्ति तथा सामाजिक स्वरूप से जीवन का मूल्य मांगों की संगतपूर्ण व्यवस्था पर डिपेंड करता है। साहित्य का मूल्य हमारे उद्योगों में संगति और संतुलन स्थापित करता है। वह कविता और भी ज्यादा मूल्यवान होती है जो ऐसी आकांक्षाओं को संतुष्ट करती है जिनसे कम से कम वृत्तियां क्षुब्ध होती हैं। और ये जो है कविता का महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि वह हमें जीवन के ऐसे अनुभव देता है जो इस नितांत भौतिकवादी युग में मानव मन को संतुलित करे। तो सबसे बड़ी बात है ना कि आज के समय में जब हम कोई कविता वगैरह पढ़ते हैं तो मानव मन का संतुलन ये बहुत जरूरी है। तो मानव मन के संतुलन के लिए भी कविता का महत्व है। और रिचर्ड मूल्यवादी समीक्षक और कला के सिद्धांत को भी मानते हैं, कला के सिद्धांत के विरोधी रहे हैं। रिचर्ड की धारा है कि अनुभव का मूल्य उसके उत्तरकालीन प्रभाव द्वारा आंका जाता है।
उस साहित्य को महत्व देते हैं जिसमें आवेगों का संतुलन हो तथा बाहरी क्रिया के लिए तत्परता उत्पन्न हो। तो इनका मूल मुद्दा ये था कि मानव प्रक्रिया की उसमें है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, और कला कला के लिए नहीं बल्कि कला व नीति का परस्पर संबंध इन्होंने स्वीकार किया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कला हो या काव्य हो, ये दोनों अलग चीज़ें नहीं, एक दूसरे से जुड़े हैं और ये दोनों ही मानव मन की प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। तो जीवन में काव्य की उपयोगिता पे प्रकाश डालते हैं। तो ये है मूल्य या उपयोगितावादी सिद्धांत इनका। तो इसी तरीके से हम इनके सिद्धांतों में रिचर्ड का काव्य भाषा सिद्धांत हमें देखना होगा कि रिचर्ड ने काव्य भाषा या संप्रेषणता के मुद्दे पे क्या कहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस सिद्धांत को देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।